तीनों स्फेयर पर जब मेन और वुमेन मतलब पुरुष और महिला में अनइक्वल ट्रीटमेंट किया जाता है तो इसी चीज को हम किसका नाम देते हैं? जेंडर इनइक्वलिटी का। ओके ठीक। एक आदमी का एक वोट है और वोट की उतनी ही वैल्यू है, चाहे वो देश का पीएम हो चाहे वो देश का नॉर्मल सिटीजन हो। इंडियन सोसाइटी में जो पॉलिटिकल पार्टीज का रोल है वो स्ट्रेंथन हो और उनका जो रोल है वो केवल गवर्नमेंट फॉर्मेशन ही नहीं बल्कि वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी की तरफ भी रहे। इन सारे रिफॉर्म्स के बारे में आपको लिखना होगा, ठीक है। और उसके बाद देखिए, मैं जब इस प्लेटफॉर्म से जुड़ा तो आप अभी मेरे बारे में उतना जानते भी नहीं होंगे, बट एक बात मैं आपको बिल्कुल एश्योर करना चाहूँगा कि जो कंटेंट है वो आपको थोड़ा हट के मिलेगा, ऐसा मिलेगा जो बिल्कुल रिलेवेंट है फॉर योर एग्ज़ाम, ठीक है। एसएसटी के रिगार्डिंग आपके एग्ज़ाम में किस तरीके से लिखना है, क्या लिखना है, किस तरीके का स्ट्रक्चर होगा, किन किन चीज़ों पे आपको फोकस करना है, मैं फॉर एग्जांपल मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने एक दो बार मुझे मौका मिल चुका है कॉपियाँ चेक करने का सीबीएसई की, तो मैं इस बात को समझता हूँ कि किस एरियाज़ को किन एरियाज़ पर हम जो एग्जामिनर्स लोग होते हैं फोकस करते हैं। जो आपकी आंसर राइटिंग ही वो डिफाइन करती है, लिख सब कोई रहा है बट कुछ ऐसा लिखें जो अट्रैक्ट कर दे, ठीक है। तो वो कुछ स्ट्रक्चर होता है, इसी वजह से उसी तरीके से आंसर लिखे हुए हैं। आप अलग से बुलेट पॉइंट में लिखेंगे, हेडिंग देंगे तो एग्जामिनर को ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है। और होता क्या है कि जब कॉपियाँ चेक की जाती हैं, अगर आपका एक बार इंप्रेशन जो है शुरुआत के बड़े जो आंसर्स हैं जो 5-5 नंबर के हैं, 3 नंबर के हैं, वेरी शॉर्ट हैं या लॉन्ग आंसर हैं, उनमें अगर आपने 2-4 क्वेश्चन में बढ़िया स्ट्रक्चरिंग की है तो उसी फ्लो में ही कॉपियाँ चेक होती हैं, तो आपको अच्छे नंबर आने के चांसेस बहुत अच्छे रहते हैं। तो ठीक है, आज इस पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 6 से शुरुआत करेंगे। तो पहला क्वेश्चन ही है क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डज जेंडर इनइक्वलिटी अफेक्ट डेमोक्रेसी और इंडियन सोसाइटी। देखिए अब यहाँ पर मैंने दो चीज़ें लिखी हुई हैं, एक तो डेमोक्रेसी और इंडियन सोसाइटी। तो आपसे क्वेश्चन दोनों पे कर सकता है, डेमोक्रेसी को भी इफेक्ट कैसे करती है जेंडर इनइक्वलिटी, ये भी हो सकता है इंडियन सोसाइटी में भी। तो देखिए वही फिर कीवर्ड आपका जेंडर इनइक्वलिटी, डिफिनेशन, जेंडर इनइक्वलिटी रिफर्स टू अनइक्वल ट्रीटमेंट। कैसा ट्रीटमेंट करेंगे हम? इक्वल ट्रीटमेंट नहीं होगा, अनइक्वल होगा, ठीक है। एंड अपॉर्चुनिटीज गिवन टू मेन एंड वुमेन इन सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्फेयर। मतलब तीनों चीज बात की, सोशल मतलब सामाजिक, ठीक है, इकोनॉमिक मतलब आर्थिक और पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक। इन तीनों स्फेयर पर जब मेन और वुमेन मतलब पुरुष और महिला में अनइक्वल ट्रीटमेंट किया जाता है तो इसी चीज को हम किसका नाम देते हैं? जेंडर इनइक्वलिटी का। ओके ठीक है। अब क्या इंपैक्ट करेगा जेंडर इनइक्वलिटी सोसाइटी में, इसके ऊपर मैं बात करना चाहूंगा। सबसे पहला पॉइंट जो आपको लिखा हुआ है इस पे समझें, वीकेन इक्वलिटी बिफोर लॉ। तो ये जो लॉ है इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये अगर आप आगे पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे 11th क्लास में तो वहां पर पढ़ाया जाएगा कि आर्टिकल 14 के अंदर ये आता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, तो उसको ये वीकेन करता है। क्यों? क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन करेगा, डिस्क्रिमिनेट कर देगा, भेदभाव करेगा। कहां कहां पर? जो सबसे की एरियाज हैं, एजुकेशन में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट में, वेजेस में। आपको पता होगा कि उसी 8 घंटे के लिए सेम वर्क है, उसी 8 घंटे के लिए मेन को ज्यादा सैलरी दी जाती है एज कंपेयर टू वुमेन। तो ये भी क्या है? एक तरीके का डिस्क्रिमिनेशन ही हुआ। और क्या कह रहा है ये? वायलेट करता है। किसको वायलेट करता है? वायलेट की स्पेलिंग हल्की सी गलत है तो वायलेट्स का ये हो जाएगा VIOLATES, वायलेट्स द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी एंड जस्टिस। ये आपका स्टार वर्ड होगा, इसको जरूर लिखना है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये प्रोवाइड करता है कि हमें इक्वलिटी मिले और जस्टिस मिले, न्याय भी हो हमारे साथ और साथ साथ में हमको समानता मिले, इक्वलिटी मिले। तो इस जो प्रिंसिपल को है जेंडर इनइक्वलिटी क्या करता है? जेंडर इनइक्वलिटी की वजह से ये जो प्रिंसिपल हैं, कोर वैल्यूज हैं, वो पूरी तरीके से फुलफिल नहीं हो पाती हैं, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, रिड्यूसेस क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। तो ओवरऑल डेमोक्रेसी का क्या मतलब है? कि सभी को इक्वल तरीके से हर एक जगह पर उनका पार्टिसिपेशन हो। बट इसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये डेमोक्रेसी में जेंडर इक्वलिटी क्या काम कर रहा है कि इज नॉट ओनली अबाउट इलेक्शन बट आल्सो सोशल इक्वलिटी, जेंडर इनइक्वलिटी क्रिएट्स स्ट्रक्चरल बैरियर्स दैट, इसका मतलब आप समझिएगा, इसका मतलब होता है डिक्रीजेस क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन। अब क्या कर रहा है? जेंडर इक्वलिटी की वजह से क्या हो रहा है कि डेमोक्रेसी में इलेक्शंस तो हो रहे हैं, तो इलेक्शंस में इनका पार्टिसिपेशन नहीं है। देखिए एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा, रिसेंट एग्जाम्पल है, आपको पता होगा अभी थोड़े दिन पहले एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ जिसके तहत वुमेन का जो रिप्रेजेंटेशन है
ठीक है, क्या है, वुमेन के रिप्रेजेंटेशन को कहाँ पर, लोकसभा और राज्यसभा में मिनिमम 1/3 करने का प्रावधान ले आ दिया गया है। बट अभी भी आप देखेंगे प्रेजेंट सिनेरियो में भी तो 1/3 आप जोड़ लें जरा, 571 या 572 के आसपास सीटें हैं, इसका 1/3 आप करें, बट अभी भी आप रिप्रेजेंटेशन देखेंगे वुमेन्स का तो केवल 50 या 52 के आसपास है। तो अभी हम बहुत पीछे हैं, केवल कानून लाने से बात नहीं बनेगी, उसका ठीक तरीके से आपको इम्प्लीमेंटेशन भी करना पड़ेगा। तो ये क्या कर रहा है, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन की जो क्वालिटी है जेंडर इक्वलिटी की वजह से कम हो रही है। तो सेकेंड पॉइंट क्लियर, ठीक है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, अफेक्ट्स ह्यूमन डेवलपमेंट, एक्सक्लूशन ऑफ हाफ द पॉपुलेशन। आपको पता ही होगा भाई, किसी भी पॉपुलेशन में दो ही है, एक या तो मेल या तो फीमेल, और आपने क्या कर दिया, एक्सक्लूड कर दिया, पहले ही वुमेन्स को आपने पार्टिसिपेशन करने से मना कर दिया, तो हाफ पॉपुलेशन तो पहले एक्सक्लूड हो गई। तो उसकी वजह से ओवरऑल जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो हैम्पर होगी, मतलब वो रिड्यूस होती चली जाएगी, जिसकी वजह से किसी भी कंट्री की सामाजिक प्रोग्रेस, सोशल प्रोग्रेस जो है वो रुक जाएगी, जिसकी वजह से जो फाउंडेशन है, जो नींव है डेमोक्रेसी की, वो क्या होगी, वीकेन होगी, धीरे धीरे कमजोर होती चली जाएगी। ठीक है, तो अभी पहले इंट्रोडक्शन हो गया, डेफिनेशन, 3 पॉइंट मैंने आपको डिस्कस किए, अब लास्ट में वही कंक्लूजन। ठीक है, कंक्लूजन में क्या कह रहा है, जेंडर इनइक्वलिटी वीकेंस डेमोक्रेसी। कैसे डेमोक्रेसी को वीक कर रहा है, सबसे पहले एक्सक्लूड कर दे रहे हो आप, वुमेन का आपने क्या किया, एक्सक्लूशन कर दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, उनका जो पार्टिसिपेशन है किसी भी सेक्टर में, चाहे मैं इकोनॉमिक सेक्टर की बात कर लूँ, चाहे गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन में बात कर लूँ, चाहे किसी भी सेक्टर की बात कर लूँ, वहाँ पर उनका पार्टिसिपेशन क्या होता चला जा रहा है, कम होता चला जा रहा है, जिसकी वजह से जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ हैं, तीन ही चीज़ पर कॉन्स्टिट्यूशन टिका हुआ है, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस। ठीक है, तो ये सारी की सारी जो कोर वैल्यूज़ हैं वो क्या हो रही हैं, वुमेन्स के लिए डिमनिश हो गई। क्यों डिमनिश हो गई, क्योंकि उनको पार्टिसिपेशन ही नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, इसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारी जो डेमोक्रेसी है वो वीक होती चली जा रही है। ठीक है, अगर एक आइडियलिस्टिक डेमोक्रेसी बनानी है तो उसके लिए क्या क्या करना चाहिए सरकार को या किसी भी डेमोक्रेसी को, उसके लिए पॉइंट क्या होगा, क्या करे, वुमेन का एम्पावरमेंट करे, मतलब उनकी एजुकेशन को मजबूत करें, उनका पार्टिसिपेशन हर एक सेक्टर में दें, इक्वल राइट्स हो, समान राइट्स हो, वुमेन और मैन हो चाहे वुमेन हो। ठीक है, हर एक चीज़ में, चाहे वो एजुकेशन हो चाहे किसी भी फील्ड में, हर एक फील्ड में उनको इक्वल राइट्स दिए जाए। अगला है इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन इन पॉलिटिकल एंड सोशल इंस्टीट्यूशन। जितने भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन का मतलब लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है, आपकी विधानसभा, इन सब में उनका रिप्रेजेंटेशन इक्वल हो, बढ़ चढ़ के वो हिस्सेदारी ने। और जितने भी सोशल इंस्टीट्यूशन हैं, सोशल इंस्टीट्यूशन में जितने भी, जैसे मान लीजिए मैं बात कर लूँ, यूपीएससी हो गया, पीसीएस हो गया, इलेक्शन कमीशन हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, इन सब में जजेस के तौर पर, इन सब में भी इनको इक्वल पार्टिसिपेशन दिया जाए, जिससे इनकी जो ओवरऑल वैल्यू है वो भी बढ़े और हमारे भारत के डेवलपमेंट में इनका बहुत ही अच्छे से योगदान हो सके। ठीक है, अब मैं इस तरफ किनारे हो जाता हूँ, आप इसको सारे पॉइंट्स को अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग डिस्कस करेंगे। 6 क्वेश्चन हो चुके हैं पॉलिटिकल साइंस से, क्वेश्चन नंबर 7 जो कि आपका पॉलिटिकल पार्टीज जो चैप्टर है उससे है। क्वेश्चन क्या है, वाई डू पॉलिटिकल पार्टीज मैटर इन डेमोक्रेसी, मतलब क्यों इंपॉर्टेंस है इतना ज़्यादा डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टीज़ का। तो वही फिर कीवर्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ है। तो सबसे पहले पॉलिटिकल पार्टीज़ की डिफिनेशन लिखेंगे हम। पॉलिटिकल पार्टीज़ टेक अ मेजर इन्वॉल्वमेंट इन अ डेमोक्रेसी बिकॉज, पॉलिटिकल पार्टी क्यों इंपॉर्टेंट है डेमोक्रेसी में, उसके 5 ये पॉइंट लिखे हुए हैं। जो सबसे पहला पॉइंट है, दे फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट। पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या करती हैं, इलेक्शन में हिस्सा लेती हैं, उनके कैंडिडेट कंटेस्ट करते हैं इलेक्शन में, अगर वो जीतती हैं तो वो क्या बनाती हैं, फिर गवर्नमेंट बनाती हैं। इसके अंदर भी आपको पॉइंट लिखना है क्या, द पार्टी दैट विन्स इलेक्शन मेक द गवर्नमेंट एंड टेक मेजर पॉलिसी डिसीजन। ऑफकोर्स सी बात है, जो गवर्नमेंट में रहेंगे, जो लोग, जो MP MLA रहेंगे, वही पॉलिसी वगैरह बनाएंगे। तो ये सबसे बड़ा रीज़न है, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी का, क्योंकि वो फॉर्म करते हैं और रन करते हैं गवर्नमेंट को। दूसरा, दे कंसेस्ट इलेक्शंस। पॉलिटिकल पार्टी में जो भी, जिन लोगों को पॉलिटिकल पार्टी चुनेगी, अपना टिकट देगी, वो क्या करेंगे, इलेक्शन में हिस्सेदारी करेंगे, कंटेस्ट करेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट क्या कह रहा है, दे मेक लॉस। ऑफकोर्स सी बात है, गवर्नमेंट बनाएंगे तो उसके बाद जो MPs लोकसभा या राज्यसभा में जाएंगे वो वेलफेयर स्कीम्स लाएंगे। ठीक है, हमारे लिए डिसीजन लेंगे कि किस तरीके से सोसाइटी का वेलफेयर होना चाहिए। अगला पॉइंट, दे एक्ट एज अपोजिशन। पॉलिटिकल पार्टी भी क्या होगी, किसी को
मेजॉरिटी लोग वोट करेंगे, किसी को कम लोग वोट करेंगे, तो सेकंड नंबर की पार्टी जिसने मेजॉरिटी से कम वोट लिए हों उस पॉलिटिकल पार्टी के जो मेंबर्स होते हैं, एमपीस होते हैं, वो अपोजिशन में बैठते हैं। एक बहुत फेमस टर्म है लीडर ऑफ अपोजिशन, जैसे प्रेजेंट टाइम में लीडर ऑफ अपोजिशन कौन है? राहुल गांधी, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, अब पॉलिटिकल पार्टीज जो लॉस कर जाती हैं, जो हार जाती हैं चुनाव में, वो किसका हिस्सेदारी लेती हैं? अपोजिशन का। और उनका काम क्या होता है कि वो सरकार के द्वारा जो भी काम किया जा रहा है उस पर अपना सुपरविज़न करें। अगर कोई ऐसी एक्टिविटी, ऐसा कार्य किया जा रहा है जो कि रूल्स के खिलाफ है, उससे वेलफेयर नहीं हो रहा है, बजटरी लोकेशन ठीक नहीं है, ज़बरदस्ती का पैसा खर्च किया जा रहा है, जो प्रोविजंस दिए गए बजट में उन प्रोविजन से हट करके बातें की जा रही हैं, तो उन सब चीज़ के लिए अपोजिशन आगे आता है, क्रिटिसाइज़ करता है गवर्नमेंट को। लास्ट पॉइंट है द लिंक पीपल विद द गवर्नमेंट। पॉलिटिकल पार्टी का क्या काम है? हमारी जो एस्पायरेशन है गवर्नमेंट को लेकर के, गवर्नमेंट हमारे वेलफेयर के लिए क्या करे क्या ना करे, उस एस्पायरेशन को बनाए रखने के लिए, लिंकेज के लिए पॉलिटिकल पार्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये क्या करती हैं? पॉलिटिकल पार्टीज हेल्प सिटीजन्स टू कम्युनिकेट देयर डिमांड एंड प्रॉब्लम टू गवर्नमेंट। उनकी जो भी समस्याएं हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो गवर्नमेंट से डिस्कस करने के लिए सहारा किसका लिया जाता है? पॉलिटिकल पार्टीज़ का। तो फिर वही पॉइंट, पॉलिटिकल पार्टीज़ का क्या इन्वॉल्वमेंट है? 5 पॉइंट लिए, उन 5 पॉइंट में आपको क्या क्या लिखना है, किस किस तरीके से लिखना है, सारे मैंने आपको पॉइंट दिए हुए हैं। ध्यान रखिएगा, जितने ये पॉइंट हैं इनको कोशिश करिएगा आप कि ब्लैक पॉइंट, ब्लैक पेन से ही लिखें। ठीक है, अंडरलाइन करें और उसके अंदर का जो पॉइंट है उसको बुलेट पॉइंट में लिखें। आपको मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे मैंने यहाँ पर सीधे सीधे लिखा हुआ है, आप ये वाला पॉइंट डालें, पॉइंट के बाद यहाँ पर एक ऐसा बुलेट पॉइंट, और फिर ये वाला जो पूरा पॉइंट है उसको यहाँ पर लिखें। सेकेंड पॉइंट, फिर एक बुलेट पॉइंट, फिर यहाँ पर लिखें, थर्ड बुलेट पॉइंट, इस तरीके से लिखें। थोड़ा से बोर्ड की वजह से मैंने उस पॉइंट को साथ में लिख दिया, बट आप उसको एक लाइन नीचे बुलेट पॉइंट डालते हुए लिखें, तो आपका आंसर और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा और आपको और ज़्यादा नंबर्स एग्जामिनर से मिलने की चांसेस बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं इस तरफ किनारे हो जाता हूँ। ठीक तरीके से आप इसको नोट कर लें, इस वाले क्वेश्चन को अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से। ठीक है, ओके। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8, 7 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। 8वां क्वेश्चन ये भी पॉलिटिकल पार्टी चैप्टर से ही है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? सजेस्ट रिफॉर्म्स टू इम्प्रूव द फंक्शनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। ये पीपी का मतलब पॉलिटिकल पार्टीज है। ठीक है, उसका फुल फॉर्म समझ लीजिए। अब क्या कह रहा है कि क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, ये पूछा जा रहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज में क्या क्या ऐसे रिफॉर्म करें कि हमारा जो डेमोक्रेसी है वो मजबूत भी हो, इंडियन सोसाइटी में जो पॉलिटिकल पार्टीज़ का रोल है वो स्ट्रेंथन हो, और उनका जो रोल है वो केवल गवर्नमेंट फॉर्मेशन ही नहीं बल्कि वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी की तरफ भी रहे। इन सारे रिफॉर्म्स के बारे में आपको लिखना होगा। ठीक है, तो वही पॉलिटिकल पार्टीज एसेंशियल फॉर डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, मतलब किसी भी डेमोक्रेटिक गवर्नेंस के लिए पॉलिटिकल पार्टीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट देयर इफेक्टिवनेस वीकेंड बाय इंटरनल डिफिशिएंसीज। लेकिन जो कमज़ोरी की वजह है वो क्या है कि आंतरिक जो डिफरेंसेस हैं उनकी वजह से पॉलिटिकल पार्टीज़ की फंक्शनिंग ठीक तरीके से नहीं हो पा रही। तो उन्हीं सारी जो डिफरेंसेस हैं, उन्हीं सारे डिफरेंसेस के लिए क्या क्या रिफॉर्म्स हो सकते हैं वो आपको यहाँ पर लिखने हैं, और वो मैंने 4-5 पॉइंट में आपको बताए हुए हैं। जैसे सबसे पहला प्रोसेस क्या कह रहा है? इंश्योर इंटरनल डेमोक्रेसी। क्या करना है आपको? ये आप निश्चित करें, तय करें कि इंटरनल डेमोक्रेसी पर आप फोकस्ड रहें। जैसे रेगुलर एंड ट्रांसपेरेंट इंटरनल इलेक्शन शुड बी मेड मैंडेटरी। इस बात को मैंडेटरी होना चाहिए, अनिवार्य होना चाहिए कि समय समय पर रेगुलर और ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी तरीके से इलेक्शंस कंडक्ट होते रहें। सेकेंड क्या कह रहा है? जब ऐसा होगा तो ये क्या होगा इस पॉइंट से, जब इलेक्शन ट्रांसपेरेंट तरीके से होंगे तो कंसंट्रेशन ऑफ पावर जो है वो किसी एक व्यक्ति के हाथों में कंसंट्रेट रह के नहीं रह जाएगी, बल्कि जो अच्छा वेलफेयर का काम करेगा उसी के हाथों में ही सरकार रहेगी और वो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करेगा, और इससे जो अकाउंटेबिलिटी है वो भी बढ़ेगी। ठीक है। सेकेंड पॉइंट, कर्ब डायनेस्टिक पॉलिटिक्स। मतलब जो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है, मतलब जो पीढ़ी दर पीढ़ी पॉलिटिक्स चलती चली आ रही है। मतलब मान लीजिए किसी जैसे जवाहरलाल नेहरू हमारे क्या थे, प्रथम प्राइम मिनिस्टर थे, फिर उनकी बेटी भी देश की पीएम बनी, तो इसको आप डायनेस्टिक पॉलिटिक्स बोल सकते हो। जब विद इन फैमिली एक से रोल चेंज होकर के जो पावर का रोल है वो दूसरे के हाथों में आ जाए, तो इसी को हम डायनेस्टिक रूल की डिफिनेशन में रखते हैं। तो क्या है पॉइंट? पार्टीज शुड अडॉप्ट क्लियर रूल्स टू प्रिवेंट ऑटोमेटिक लीडरशिप ट्रांसफर विद इन फैमिली। मतलब ये जो
डिक्टेटरशिप वाला, जो डिक्टेटरशिप नहीं कहेंगे, डिक्टेटरशिप तो अलग चीज़ हो गई, वो तो तानाशाही हो गई, वो भी आ जाती है जब एक रूल से, मतलब जो पावर का ट्रांसफ़र है जब पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है तो डिक्टेटरशिप की विभावना भी उस फैमिली के लोगों के अंदर आने लगती है। तो इस चीज़ को भी हटाने की हमें कोशिश करनी होगी, कर्ब करना होगा, ठीक है। इसके बाद इसकी वजह से क्या होगा, अगर हम ऐसा करने में सक्षम हो पाते हैं तो क्या होगा, पब्लिक का ट्रस्ट बढ़ेगा पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर, ठीक है, डेमोक्रेसी के ऊपर, और इससे क्या होगा, ये हमारा जो इलेक्शन कंडक्ट कराने का या हमारी जो डेमोक्रेसी है इसकी फेयरनेस को भी बढ़ाएगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट, रेगुलर पॉलिटिकल फंडिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, मतलब जो गवर्नमेंट है इसको इंश्योर करना चाहिए, इलेक्शन कमीशन को प्रॉपर ऐसी गाइडलाइंस इशू करनी चाहिए कि जो फंडिंग है किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए वो गवर्नमेंट ऑन हो, ना कि हम टोटल कॉरपोरेट पर बिलोंग करें। अगर कॉरपोरेट हमको फंडिंग करेंगे देन अगर गवर्नमेंट बनेगी तो गवर्नमेंट को भी बाइंडिंग होना पड़ेगा उन कॉरपोरेट्स पर जिन्होंने बढ़ चढ़कर उस पार्टी की फंडिंग की है, ठीक है। तो वही पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखा है, स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन कैन बी एक्सप्लोर टू मिनिमाइज, कम करने के लिए, क्या कम करने के लिए, डिपेंडेंसी ऑन कॉरपोरेट एंड इलीगल मनी, इलीगल तरीके से जो पैसा आ रहा है वो इलेक्शंस में यूज़ ना हो, इलीगल फंडिंग ना हो पाए, कॉर्पोरेट फंडिंग कम हो सके, कम से कम हो सके, इसलिए स्टेट को इंटरवेंशन करना चाहिए कहाँ पर, फंडिंग में, ठीक है। इसके बाद ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेंगे, इनको मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, ये आप लिख लें, ठीक है। जहाँ जहाँ अंडरलाइन कर रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे, इनको आपको जरूर मेंशन करना होगा आंसर में, ठीक है। लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है, इम्प्रूव पॉलिटिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। अब क्या होगा, पॉलिटिकल पार्टीज में कई सारे लोग जुड़ते हैं, छोटे छोटे कार्यकर्ता होते हैं, बड़े कार्यकर्ता होते हैं, इनको प्रॉपर एजुकेशन देनी चाहिए, ट्रेनिंग देनी चाहिए। किस बात की ट्रेनिंग देनी चाहिए, स्किल्स देनी चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन की क्या क्या मोरल वैल्यूज़ हैं, क्या क्या कोर प्रिंसिपल्स हैं, उन पर काम करें आप। पॉलिटिकल पार्टीज़ को किस तरीके से वेलफेयर करना चाहिए, गवर्नमेंट में आने के बाद किस तरीके से आपको वेलफेयर का काम करना है, उसके लिए इथिक्स और पब्लिक पॉलिसी, इन सब की आपको, कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यूज़ की, इन सबको आपको क्या देनी पड़ेगी उनको। थोड़ा सा ये डिस्टर्बिंग हो गया है लाइन खींचने के चक्कर में, ठीक है, तो 2 मिनट मुझको दें। डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो क्या करेंगे, एथिक्स को, पब्लिक पॉलिसी को, ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ को, इन सब के ऊपर उनको अवेयर करें, ठीक है, इस पर उनको ट्रेनिंग दें। इसकी वजह से क्या होगा कि हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ में जो लोग आएंगे, मेंबर्स आएंगे, वो अच्छी तरीके से, प्रॉपर तरीके से, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, पॉलिटिक्स के, अच्छी पॉलिटिक्स के हिसाब से वर्क करेंगे। एंड लास्ट में कंक्लूजन, ट्रांसफॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज फ्रॉम पावर सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशन इनटू पीपल सेंट्रिक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन। क्या कहने का मतलब है कि पॉलिटिकल पार्टीज को अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, कहाँ से कहाँ की तरफ, पावर कंसंट्रेशन। सारा फोकस पॉलिटिकल पार्टी का क्या होता है, हमें गवर्नमेंट बनानी है, पावर लेनी है, बट पावर सेंट्रिक होने की बजाय उनको किस पर फोकस करना होगा, पीपल सेंट्रिक, कि पीपल की क्या समस्याएं हैं उन पर ज़्यादा फोकस करें, ना कि पावर पर फोकस करें। तो ये ओवरऑल आपका ये आंसर का स्ट्रक्चर रहा। पहले क्या क्या आपको, क्यों ज़रूरी है, पॉलिटिकल पार्टीज़ का क्या इंपॉर्टेंस है वो बताया, लेकिन किस वजह से वो ठीक से फंक्शन नहीं कर पा रही, उनकी क्या क्या डिफिशेंसीज हैं, क्या क्या कमियां हैं, वो 3-4 पॉइंट में हमने डिस्कस किया, लास्ट में हमने कंक्लूजन दिया। तो इस तरीके से आपको पॉइंट वाइज और अच्छे तरीके से स्ट्रक्चर को, आंसर को इसी स्ट्रक्चर में लिखना होगा। ओके, आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 9, 8 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो कि आपका चैप्टर नंबर 5 से बिलोंग करता है, वाई डू वी फील दैट डेमोक्रेसी इज बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। ऐसा क्या खासियत है, वो सारी आपको लिखनी पड़ेंगी आंसर में। क्यों डेमोक्रेसी ज़्यादा अच्छा है और सारी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, जैसे आपको पता होगा सिंगल पार्टी ही लगातार डोमिनेंस करती रहती है, गवर्नमेंट बनाती रहती है, जैसे चाइना में है 1 पार्टी सिस्टम, ठीक है, मतलब उन सारी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, ठीक है, जैसे यूएसए में। तो उन सारे सिस्टम से जो डेमोक्रेसी में हमारे यहाँ वाला जो सिस्टम है वो ज़्यादा अच्छा, डेमोक्रेसी ज़्यादा अच्छी क्यों है एज आ डिक्टेटरशिप से। जैसे आपने एग्जाम्पल में उत्तर कोरिया ले लीजिए, ठीक है, तो उन सब जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हैं उनसे डेमोक्रेसी वाली जो फॉर्म है वो ज़्यादा अच्छी क्यों है, इसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या लिखा, डेमोक्रेसी इज बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, सेम वही क्वेश्चन उठाई वो वाली लाइन। अब क्यों के लिए मैंने क्या लगा दिया, BCG जेड का मतलब है बिकॉज, क्योंकि पहला इंश्योर्स अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, मतलब
डेमोक्रेसी ये करती है कि जो जवाबदेहिता है और पारदर्शिता है उसको क्या करती है, इंश्योर करती है। ठीक है, जो भी डिसीजन लिए जाएंगे गवर्नमेंट के द्वारा वो किससे लिए जाएंगे, आपस में बातचीत करके, डिस्कशन करके और डिबेट करके। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो जाएगा इसमें, डिस्कशन और क्या होगा, डिबेट होगा लोगों के बीच में। ठीक है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जिनको हमने इलेक्शन करके मतलब वोट दे करके भेजा हुआ है, जैसे एमपी और एमएलए, वो क्या करेंगे, चुन करके आएंगे और जिन लोगों ने उनको चुन करके भेजा है उसके प्रति वो क्या होंगे, आंसरेबल होंगे, जवाबदेह होंगे अगर उन्होंने ठीक तरीके से काम नहीं किया। ठीक है, तो ये क्या करता है, सिस्टम को बहुत ही ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल बना देता है, ये सारी कंडीशंस। ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताई, डिस्कशन और डिबेट होगा और जो एमपी एमएलए हैं वो लोगों के प्रति क्या रहेंगे, जवाबदेह रहेंगे। इसकी वजह से मोर अकाउंटेबल और ट्रांसपेरेंट ये नेचर हो जाता है डेमोक्रेसी में। ठीक है, सेकंड पॉइंट, प्रोटेक्ट फ्रीडम एंड राइट्स। हमारे जो भी फ्रीडम, हमारी जो भी आज़ादी है, जो भी हमारे राइट्स हैं, अधिकार हैं, उनको ये क्या करता है, संरक्षित करता है। एफआर का मतलब है फंडामेंटल राइट, उस तरफ मैंने कोने में लिख दिया, आप देख लें। फंडामेंटल राइट कौन कौन से, फ्रीडम ऑफ स्पीच, कुछ भी बोलने की हमें आज़ादी है, कुछ भी में ऐसा नहीं कि आप हेट स्पीच बोलने लगे। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन की मर्यादा में रह के बोलें। फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, अपना क्रिएशन करने का, एक्सप्रेशन करने का आपको अधिकार है। इक्वलिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 14 मैंने आपको पिछले क्वेश्चंस में भी बताया था। ये सारे के सारे गारंटी किसके द्वारा दी जाती है, हमें कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, एज वेल एज हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी हमको फंडामेंटल राइट की गारंटी प्रोवाइड करते हैं। तीसरा, मोर लेजिटिमेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी के द्वारा जो भी गवर्नमेंट आएगी मोर लेजिटिमेट होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कंसेंट ऑफ पीपल होता है, लोगों की कंसेंट के हिसाब से काम किया जाता है। लोग अपनी पसंद के अनुसार से अपने चुनिंदा नेता को चुनते हैं, अपना जो वन वैल्यू वन वोट है उसको डिसाइड करते हैं कि हमको किसको देना है। ठीक है, इस वजह से यहाँ पर जो ग्रेटर पब्लिक सपोर्ट है, ठीक है, जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा पब्लिक सपोर्ट करेगी उसी पार्टी की ही सरकार बनेगी। तो पब्लिक सपोर्ट पहले है और डेमोक्रेसी की परिभाषा भी है फॉर द पीपल बाय द पीपल, तो जो लोगों के लिए है, लोगों के प्रति है, वही डेमोक्रेसी की मेन डिफिनेशन है। एंड लेजिटिमेसी दैट अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, इसी वजह से और भी जितनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उससे ज़्यादा लेजिटिमेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डेमोक्रेसी के द्वारा हमको मिलती है। फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है, इंप्रूव्स क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। अब क्या कह रहा है इस चौथे पॉइंट में, क्या कहने का मतलब है, कंसेंसस बिटवीन डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी। सब जैसे पहले मैंने बताया भी पिछले आंसर में भी, कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, जो पार्टी को सबसे ज़्यादा शेयर मिला, मेजर शेयर मिला, उसकी सरकार बनी। जिसको कम शेयर मिला वो अपोजिशन में बैठे। अब क्या होगा, अपोजिशन पार्टी के लोग और जो सत्ता में लोग हैं दोनों बैठ करके डिस्कशन करेंगे, डिबेट करेंगे। ठीक है, तब जाकर के किसी पॉलिसी पर एक्चुअल डिसीजन आता है। उसके अंदर भी आप जाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ेंगे तो कई सारी कमिटीज़ बनती हैं, एस्टीमेट कमेटी है, डिपार्टमेंटल कमिटीज़ बनती हैं, वहाँ पर वो सारी चीज़ें डिस्कस की जाती हैं। फिर फाइनली जा करके कंक्लूजन निकलता है। पहले लोकसभा में मैटर चलेगा, बहस होगी, फिर वो राज्यसभा में होगी, देन प्रेसिडेंट की एसेंट होगी, प्रेसिडेंट के साइन होंगे, देन अ बिल विल फॉर्म अ एक्ट। ठीक है, तो काफ़ी लंबी प्रोसेस है, इस तरीके से सारी प्रोसेस से गुजरती है। ठीक है, तो क्या करते हैं जो एमपी और एमएलएस हैं, कोई भी रॉन्ग डिसीजन नहीं ले पाते हैं, क्योंकि रॉन्ग डिसीजन तब होगा, रॉन्ग डिसीजन तब ले पाएंगे जब वो खुद अपनी ही चलाएं। बट यहाँ पर दोनों पार्टीज़ का, चाहे वो अपोजिशन की पार्टी हो चाहे सत्ता की पार्टी हो, दोनों पार्टियां आपस में कंसेंसस कर करके, डिस्कशन कर करके ही किसी भी बिल को पारित कर पाती हैं। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद लास्ट वन में हमने क्या लिखा यहाँ पर, आल्दो से, ये हमारा कंक्लूजन है। ऑल्दो डेमोक्रेसी में है सम फॉल्ट्स बट इट इज़ बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट प्रमोट्स इक्वलिटी, अकाउंटेबिलिटी, पीसफुल चेंज एंड डिग्निटी ऑफ सिटीजन। ये जो 4 पॉइंट हैं ये आपके की एरियाज हैं, की पॉइंट हैं। ठीक है, तो ये आपके कंक्लूजन में जरूर मिलने चाहिए। क्या करती हैं डेमोक्रेसी, क्या करती है अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से बढ़ करके, इक्वलिटी लाती है, समानता लाएगी, अकाउंटेबिलिटी लाएगी, जो भी सरकार सत्ता में है वो जवाबदेह होगी लोगों के प्रति, पीसफुल चेंज होगा, मतलब राइट्स नहीं होंगे, दंगे फसाद नहीं होगा, शांतिपूर्ण तरीके से लोगों के लिए वेलफेयर के काम किए जाएंगे, पीसफुल चेंज होगा। एंड डिग्निटी ऑफ सिटीजन, जो प्रत्येक नागरिक है भारत का उसकी डिग्निटी को इंश्योर करने का भी काम डेमोक्रेसी में किया जाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं जो मैंने सारे यहाँ पर आपके आंसर्स में लिखे हैं। इन पॉइंट्स को बार बार पढ़ें, बार बार रिवाइज करें। ठीक है, एक बार नहीं 2-3 बार क्लास को देखें, पॉइंट्स को समझें, आंसर राइटिंग स्ट्रक्चरिंग को समझें। ठीक है, तो इन सारे पॉइंट को आप अच्छे से नोट करें। ठीक है,
तो ये पॉलिटिकल साइंस का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। इज डेमोक्रेसी अ लेजिटिमेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एक्सप्लेन। ये एक्सप्लेन करना है कि जो डेमोक्रेसी है वो लेजिटिमेट है या नहीं है, इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले वहीं से, यस डेमोक्रेसी इज लेजिटिमेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, क्यों है, बिकॉज। तो सबसे पहला पॉइंट, पॉलिटिकल इक्वालिटी, एवरी सिटीजन हैव इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। ये पॉइंट आपको हमेशा याद रखना होगा। 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, ठीक है, कि एक आदमी का एक वोट है और उस वोट की उतनी ही वैल्यू है, चाहे वो देश का पीएम हो, चाहे वो देश का नॉर्मल सिटीजन हो। विच गिव्स सिटीजन्स एन एश्योरेंस ऑफ पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया। ये क्या करता है कि किसी भी इंडियन सिटीजन को ये राइट टू वोट क्या करता है, एक तरीके से उसको इंश्योर करता है कि वो पार्टिसिपेट कर सकता है इंडियन पॉलिटिक्स में, ठीक है। सेकंड क्या है, रेस्पेक्ट फॉर लॉ एंड राइट्स, ठीक है। ये क्या करता है डेमोक्रेसी, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है, उनको प्रोटेक्ट करता है। क्यों प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि जो सिस्टम है वो किसके हिसाब से चलता है, रूल ऑफ लॉ के हिसाब से, रूल ऑफ लॉ के हिसाब से और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। किसी सिंगल अथॉरिटी के द्वारा हमारा फंडामेंटल राइट नहीं चलता है, बल्कि किसके द्वारा चलता है, कॉन्स्टिट्यूशन और रूल ऑफ लॉ के द्वारा। इसी वजह से ये जो लेजिटिमेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है डेमोक्रेसी, जो हमारे फंडामेंटल राइट को भी प्रोटेक्शन देती है, ठीक है। थर्ड पॉइंट है इसमें अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, फिर वही जवाबदेहिता और पारदर्शिता। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स आर अकाउंटेबल, क्यों जवाबदेही है, जवाबदेह सरकार क्यों होती है, क्योंकि जवाबदेह क्यों है लोगों के प्रति, क्योंकि एक्सप्लेन करती है। कब एक्सप्लेन करती है, डिसीजन एक्सप्लेन करती है। कब, जो अब आपके सेशन होते हैं, आपको पता होगा सेशन होते हैं, 3 सेशन होते हैं, मानसून सेशन, ठीक है, विंटर सेशन और आपका बजट सेशन, ठीक है। तो इनमें सारे MP MLAs आते हैं आपस में, ठीक है, उस पर डिस्कशन होता है, बजट पे डिस्कशन होता है, जो भी पॉलिसीज, जो भी स्कीम्स आती हैं उन पर डिस्कशन किया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि पब्लिक का विश्वास बढ़ता है किसमें, गवर्नमेंट के ऊपर, और हमारी डेमोक्रेसी और अच्छे तरीके से मजबूत होती है, ठीक है। उसके बाद लास्ट में कंक्लूजन में वही, इट इज द लेजिटिमेट पावर ऑफ गवर्नमेंट, क्यों है, क्योंकि ये टोटली डिपेंडेंट है, पूरी तरीके से निर्भर है किस पर, लोगों के कंसेंट पर, ठीक है। ये आपका कीवर्ड है पीपल कंसेंट। और क्या प्रोवाइड करता है, क्या इंश्योर करता है, इक्वलिटी, अकाउंटेबिलिटी और डिग्निटी ऑफ सिटीजन, ठीक है। सिटीजन को समानता देगा, अकाउंटेबिलिटी देती है सरकार सिटीजन्स को, और डिग्निटी सिटीजन की इंश्योर होती है। तो ये आपका ओवरऑल लास्ट क्वेश्चन था, जिसमें हमने डेमोक्रेसी के ऊपर बात की कि क्यों डेमोक्रेसी एक लेजिटिमेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। उसके मैंने आपको 3 पॉइंट बताए, किस तरीके से आपको उसका आंसर लिखना है ये बताया, ठीक है। तो ओवरऑल जो 2 पार्ट थे वो आज कंप्लीट हुए पॉलिटिकल साइंस के, ठीक है। 5 क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में, 5 क्वेश्चन सेकेंड पार्ट में, और जितना मुझसे हो सकता था मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस को मैंने पिक किया, 10 क्वेश्चंस को, और यहाँ से क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी हाई रहेगी। और बिल्कुल भी डरे नहीं एग्ज़ाम से, ठीक है। अच्छे से पढ़ें, खुश होकर पढ़ें, अपना पूरा ध्यान केंद्रित करके पढ़ें, खुशी होकर पढ़ें, उत्साह रहे आप में, ठीक है। अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें, ठीक है। अभी तक हमारे टोटल 2 हो जाएंगे, मतलब कि 2 बुक्स हमने कंप्लीट कर देंगे इस वीडियो के माध्यम से। आपके जो 2 बुक बचेंगी वो भी जल्द ही वीडियो अपलोड होते रहेंगे, ठीक है। खुशी के साथ, उत्साह के साथ पढ़ते रहें, खुश रहें। टेक केयर, बाय बाय।